3 उपचुनाव होने की संभावना से मना नहीं किया जा सकता है। 3 निर्दलीय विधायकों ने त्यागपत्र देकर के विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी के पास दे रखे हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट में है। इस बारे में मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे इस बात को लेकर के अफसोस जरूर है कि सरकार के दबाव में विधानसभा के अध्यक्ष इस कदर हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सौंपे हुए जो उनके पास त्यागपत्र अभी तक स्वीकार नहीं किए हैं, जबकि रूल्स में जो प्रोविजन है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी बड़ी क्लियर है, कोई विधायक व्यक्तिगत रूप से विधानसभा अध्यक्ष को अगर त्यागपत्र देते हैं तो उसमें कोई भी क्लैरिफिकेशन, कोई भी वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तत्काल स्वीकार किए जाने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी उस बारे में भी कोई निर्णय होगा। कहा कि हमने 2 उम्मीदवार अपने घोषित किए हैं 4 लोकसभा क्षेत्र में से, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी। भारतीय जनता पार्टी ने 4 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि चुनाव आने तक जो है वो घोषित कर देंगे बाकी उम्मीदवार जो बचे। बहुत जटिल प्रक्रिया, सघन प्रक्रिया का दौर में से गुजर रहे हैं जो चुनाव के उनके कैंडिडेट की जो सिलेक्शन का प्रोसेस है। कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता है। अब हमारे कुछ एक मित्रों का मैं जिक्र करना नहीं चाहता हूं, वो घर बैठे कभी सोशल मीडिया में, कभी हमारे घर में दूरबीन लगा करके ना देखे, हम तो देख ही नहीं रहे। घोषणा की है बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए, अभी तक उसमें से कितना पैसा दिया और उसमें स्टेट शेयर कितना है। जो भी कुछ लोगों को बुला करके वहां पर राशि दी है, वो राशि है जो हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने 1800 करोड़ रुपए जो है हिमाचल की मदद के लिए दिए उस बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए। और मैं यहां जिम्मेदारी के साथ ये आरोप लगा रहा हूं, अभी भी हिमाचल प्रदेश में हजारों की संख्या में ऐसे परिवार हैं जहां अभी घर टूटने के बावजूद, घर नहीं रहने के लायक रहा, उसके बावजूद बगीचा बह करके चला गया, पशुशाला चले गई, पशु चले गए, अभी तक पटवारी तक नहीं पहुंचा है रिपोर्ट देने। हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके घर रहने के लायक नहीं रहे, और रहने के लायक नहीं रहे उसके बावजूद भी उनको अभी तक एक पैसा नहीं मिला है। अगर जिन लोगों को पैसा दिया गया हिमाचल प्रदेश में, वो पैसा है जो केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में इस बाढ़ के दौरान प्रभावित परिवारों के लिए दिया है, वो पैसा है। और उसमें मेरा यह आरोप भी है, उसमें भी चुन चुन करके उन परिवारों को देने की बात की हमने जो एक दल के हैं, सत्तारूढ़ दल के हैं, उन परिवारों को वो पैसा देने की कोशिश की है। ये भी मैं उनके ऊपर आरोप लगाता हूं और इस बात को लेकर के मैं साफ कहता हूं, हमारे पास इस तरह के एक ने अनेकों चीजें जो हमारे पास हमारे ध्यान में आई है। और इसके अतिरिक्त बहुत बातों का जिक्र हुआ है। नेता प्रतिपक्ष दिन में सपने देख रहे हैं, ऐसा उनकी भाषा का मैं देख रहा था। मैं उसमें ज्यादा कहना नहीं चाह रहा हूं। सपने में आज तक नहीं देखे, हमने नींद में भी नहीं देखे, दिन में तो बात छोड़िए। हम काम पर विश्वास करते हैं और काम में विश्वास करने के बाद जो है हम कर्म करते हैं, फल की इच्छा छोड़ देते हैं। और मुझे मालूम नहीं है मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं वो। मैं विपक्ष का नेता हूं और विपक्ष के नेता होने के नाते मेरा यह दायित्व है कि सरकार गलत करती है तो मैं उस पर आवाज उठाऊं। यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप जो है एक दायित्व का निर्वहन में कर रहा हूं। अगर सरकार ठीक नहीं चल रही है, सरकार आपकी लड़खड़ा रही है, तो उस पर हम तमाशा तो नहीं देख सकते हैं। हम जो कह रहे हैं, हम झूठ बोल रहे होते तो भी समझ में आता है। हमने एक एक बात को तथ्य के साथ आपके सामने रखा है। और इसलिए खासतौर से जो जिस प्रकार से वो ये बातें कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक उनकी बौखलाहट है। उपचुनाव की अधिकांश सीटों पर कांग्रेस अभी तक संकट में है, किसको टिकट दिया जाए, किसको टिकट ना दिया जाए, इसका निर्णय नहीं कर पा रहे हैं।
लोकसभा की 4 सीटों पर 2 सीटों का फैसला हुआ है। 2 सीटों के बारे में केंद्र ने जो उनका पैनल दिया था वो वापस कर दिया। अब वो उनकी पार्टी का विषय है, मैं उसके लिए ज्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 4 लोकसभा की सीटें भी जीतेगी और 4 लोकसभा सीट जीतने के साथ साथ में उपचुनाव के चाहे 6 चुनाव हो चाहे ये चुनाव 9, हम सब के सब जीतेंगे हिमाचल प्रदेश में। इस बात को मैं कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस का 15 महीने का कार्यकाल इतना निराशाजनक रहा है, इतना निराशाजनक रहा है कि जग हंसाई हो गई। बहुत बड़ी बड़ी बातें, एक भी योजना हिमाचल प्रदेश की जनहित में आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि लोगों के बीच में जाकर के अगर पूछें तो एक भी योजना का जिक्र नहीं कर सकते। और उल्टे हमारे हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर की योजना चली हुई बिल्कुल बंद कर दी है। आईजीएमसी में इलाज होना बंद हो गया, टांडा मेडिकल कॉलेज में इलाज होना बंद हो गया। सभी मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में जो पैसा अभी तक जो है लगभग 300 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत और हिमकेयर का जो देने को है वो पैसा नहीं दिया है। इससे बड़ा अमानवीय व्यवहार सरकार का हो नहीं सकता। जिन गरीब लोगों के लिए हमने मुफ्त में इलाज करने के लिए योजना बनाई, उस योजना के माध्यम से हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बचाने में हम सफल हुए हैं, उनका इलाज करके उनको स्वस्थ जीवन देने में सफल हुए हैं। उनकी जिंदगी को संकट में डाल, उनके जीवन को संकट में डालने की कोशिश कर रही है वर्तमान सरकार, जो गरीब लोग अपना इलाज करने में असमर्थ हैं। इतना भी दया का भाव कांग्रेस की सरकार को है नहीं। और मैं इस बात के लिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो हमारा संकल्प पत्र 2024 के लिए जारी हुआ है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण बड़े बड़े एजेंडे, जिसमें ऐसा नहीं किया है कि लोक लुभावन चीजें नहीं की है। उसमें एक बात को लेकर के यही कहा कि भाई किसान सम्मान निधि हम जारी रखेंगे, 80 करोड़ गरीब लोगों के लिए मुफ्त इलाज की योजना को हम जारी रखेंगे। जिसमें एक बात को लेकर के आगे बढ़कर के ये जिक्र किया है कि आयुष्मान भारत भी हम जारी रखेंगे। आयुष्मान भारत के साथ साथ में जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोग हैं उनको आयुष्मान भारत के दायरे में ला, सभी को लेकर के उनको स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा देने की कोशिश करेंगे, ये कहा है उसमें। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने जिसका जिक्र किया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये आने वाले समय में 5 सालों में हमारा एक लक्ष्य होगा। उस दिशा में किस प्रकार से सबको हम सहमति की दृष्टि से इकट्ठा ला सकते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है और लाखों करोड़ रुपए का खर्च को कैसे हम बचाया जा सके और समय को भी कैसे बचा सके, उस दृष्टि से एक प्रयत्न करने की बात उन्होंने कही कि इस तरह से हम प्रयत्न करेंगे। और हमें इस बात को लेकर के ये भी प्रसन्नता है कि इन 10 वर्षों में 25 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने की में जो हमने सफलता की है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। और इसके साथ साथ में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने बड़ा साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारा प्रयत्न उस दिशा में इस प्रकार से रहेगा कि 10 सालों में पूरे देश में एक बात को देखा होगा कि 10 वर्षों का कार्यकाल बीत जाने के बावजूद भी एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नरेंद्र मोदी जी की सरकार के ऊपर नहीं है। अन्यथा आरोप तो सरकारें जो पहले रही हैं, 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला, हर तरह का घोटाला, यहां भी घोटाला वहां भी घोटाला, यानी कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत कारगर कदम उसमें उठाए हैं। इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक कमिटमेंट के साथ जो बात कही है उस बात को पूरा आने वाले समय में भी लागू करेंगे, ये भी बात कही है। इसके बाद मित्रों, मैं बहुत सारी चीज़ों का अब जिक्र करूं, मुझे मैं उस सारी चीज़ में आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। 1 दशक नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण हुआ है। बहुत बड़ी उपलब्धियां, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न। आज लाखों लोग भगवान रामचंद्र जी के
वहाँ जन्म स्थान पर उस भव्य मूर्ति का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। देश के नहीं विदेश के भी लोग जा रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ा प्रसन्नता का विषय है। धारा 370 समाप्त हुई और धारा 370 समाप्त होने के साथ और भी जो बहुत बड़े मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर के जो कमिटमेंट्स के रूप में कही गई थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको निश्चित रूप से इस काम को हमने लोकसभा राज्यसभा में पारित करने के बाद अब इसको पूर्ण रूप से लागू करने की दिशा में काम करेंगे। महिलाओं के लिए आरक्षण 33%, ये भी आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में यह बिल पारित हो चुका है। इस प्रकार के बहुत बड़े मुद्दों पर हमारी बात पूरी हो गई। और सबसे बड़ी बात, जो भारत 2014 से पहले दुनिया की इकोनॉमी के इसमें आकलन में 10वें स्थान पर रहता था, आज वो 5वें स्थान पर आ गया और 5 वर्षों के बाद तीसरे स्थान पर लाने की जो कमिटमेंट जो की है, उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। यानी कि मोदी जी की गारंटी पूरा होने की गारंटी, ये मैं कहना चाह रहा हूं। और वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की गारंटियों का जिक्र करने के लिए मैं समझता हूं कि बार बार आप सबके बीच में आवश्यकता नहीं है। हाँ, लोगों के बीच में उन गारंटी को हम जरूर याद कराते रहेंगे। और जो बोल रहे हैं कि हमने 5 गारंटियां पूरी की, सही मायने में गारंटी एक भी पूरी नहीं हुई, ये मैं कहना चाहता हूं। और जो हिमाचल प्रदेश में बार बार आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की, हम अस्थिर नहीं कर रहे हैं। हम बिना अस्थिर किए सरकार ही हटा देंगे। जब चुनाव का परिणाम आएगा, चारों लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अगर ये उपचुनाव 9 के 9 हुए, 9 के 9 उपचुनाव जीत करके एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप हिमाचल प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। हम सरकार ऐसे वैसे नहीं गिराने की आवश्यकता महसूस करते हैं और ना ही हमने किया है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जब जनादेश आएगा तो निश्चित रूप से सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की रहेगी नहीं। मित्रों, आज की पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से मुझे ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस मुद्दों पर आधारित इस चुनाव की दृष्टि से बातें करेंगी, लेकिन अपनी बौखलाहट, अपनी चिंता, अपने सरकार की अस्थिरता, अपने सरकार के हालात को बार बार लोगों के सामने जाहिर कर रहे हैं। और लोग भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ये सरकार सही मायने में अब बहुत ज़्यादा लंबे वक्त की नहीं है। और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के बाद जहां मतों की जब गणना होगी 4 तारीख को, तो निश्चित रूप से परिणाम इस प्रकार से आएगा। सरकार यहाँ भी भाजपा की होगी, सरकार दिल्ली में भी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गठबंधन की सरकार होगी। थैंक यू वेरी मच।